Once again, good morning to everyone. एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। ओके, हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्लीज ड्रॉप मैसेज। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है। देखो, आज हमारा डे 4। आज का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ओके, इसमें हम आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ। थैंक यू। बट इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इसमें हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि कौन सी टर्मिनोलॉजी किस वर्ड से डिराइव हुई है। जैसे कि ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, रोमन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। ओके, अभी आप बोलोगे कि एक क्यों ले रहे हैं मैम। तो बहुत ऐसे देखा गया है कि बहुत से ऐसे एग्जाम है कि उसमें एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि देखो, सीसीआई का एग्जाम है, सीसीआई का एग्जाम में एंटोमोलॉजी वर्ड के बारे में पूछा गया था। ओके, और जो हमारा एमसीआर पीजीसीईटी है उसमें एंटरप्रेन्योर जो है वो कौन सा वर्ड है, वो कौन से लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, उस पर क्वेश्चन आया था, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज वर्ड, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिलेटेड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टेरा फार्मिंग, ओके, स्टेवार्ड फार्मिंग, और जो टिलेज का कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और अभी तक आपने हमारा लाइव क्विज नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारा मेमोरेंडा क्या रहता है कि सुबह 7 बजे, ओके, 7 AM को क्या करना है, लाइव लेक्चर ज्वाइन करना है। अगर आप नहीं लाइव ज्वाइन करते तो एक लेक्चर आपको यहाँ पे टीच ऐप पे भी मिल जाएगा, और हमारा जो यूट्यूब है वहां पे भी आपको मिलता है। लेकिन ये होने के बाद कि टेस्ट योरसेल्फ, आपने कितना गेन किया। ओके, ये तो हम लेक्चर लेते ही है, और पीडीएफ जो मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो चीज हम सिखा रहे हैं वो भी पीडीएफ एंड पीपीटी के फॉर्म में, कि कोई चीज बचे ना। ओके, और इसका पूरा कि आपने कितना मगअप कर लिया, इसीलिए हम क्या लेते हैं, लाइव क्विज कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, लाइव क्विज कंडक्ट कर रहे हैं शार्प एट 9 PM, तो आपको उसको ज्वाइन होना है। ओके, जो लाइव क्विज पीपीटी पीडीएफ वगैरह जो है वो ₹49 में आपको मिल जाएगा। डे टू डे जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उसमें से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, व्हाट वी लर्न यस्टरडे, हमने कल क्या-क्या पढ़ा था? एक आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो? ओके? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी बैच को जॉइन है, उन्होंने कल का लाइव क्विज भी अटेंड किया है। ओके? आपको क्या-क्या याद आता है? कल हम क्या-क्या पढ़े थे? जैसे कि मैम हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़े थे, लेकिन क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हम क्या पढ़े थे? ओके? एनीवन? आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हो। ओके? हाँ, सुपर राइज के बारे में पढ़े थे। सुपर राइज का कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था? डॉक्टर जीएस खुश ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर जीएस खुश ने दिया था, जो कि आईआरआरआई से बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, हाइब्रिड राइस के बारे में पढ़ा था, मतलब क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हम राइस के बारे में पढ़ते थे। और राइस, उसमें सुपर राइस होगा। ओके, कौन सा? सुपर राइस। देन हाइब्रिड राइस। ओके, हाइब्रिड राइस। देन था हमारा गोल्डन राइस। ओके, क्या था? गोल्डन राइस। ओके, डिफरेंट रिवोल्यूशंस हमने देखे थे, करेक्ट है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी हमने देखे थे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में हमने कौन सा देखा था? जो कि इंडियन मस्टर्ड। ओके, इंडियन मस्टर्ड भी देखा था। ओके, रिवोल्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर, देखो एक बार
इम्पोर्टेंट है। हाँ, रिवॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर इसमें हमने कौन से देखे थे? देखो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हमने व्हीट भी देखा था, ओके? व्हीट काय के लिए था? कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने के लिए। हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कॉटन एंड मस्टर्ड। सेकंड डे में हमने कॉटन का डिटेलिंग किया था, कल हमने मस्टर्ड का डिटेलिंग किया है, ओके? तो व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए सुपर व्हीट बना रहा है कौन? जो कि डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च है, जो कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा, ओके? करनाल, हरियाणा। देन आता है कि रिवॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर कौन से रिवॉल्यूशन देखे थे? फर्स्ट देखा था हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन, ओके? देन देखा था हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन, कौन-सा? व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ओके? राउंड रिवॉल्यूशन, ओके? और कौन-सा देखा था? ग्रीन, व्हाइट, येलो, राउंड, देन पिंक रिवॉल्यूशन, ओके? 6 गोल्डन रिवॉल्यूशन। हाँ, मुझे एक बात बताओ कि गोल्डन रिवॉल्यूशन में क्या-क्या आता है? ओके? देन आता है स्वीट रिवॉल्यूशन। आप लोग मैसेज भी कर सकते हो और आपका माइक भी ऑन कर सकते हो, ओके? क्या होता है कि जो व्हाट वी लर्न यस्टरडे हम विदिन 1 एंड मतलब 1-2 मिनट में कवर कर सकते हैं। हाँ, जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो रिलेटेड है फ्रूट से। क्या किया गया था जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है उसमें फ्रूट पहले से ही तो था, जो स्वीट रिवॉल्यूशन का हनी है वो उसमें ऐड कर दिया था। लेकिन वो क्या हुआ सेपरेट कर दिया व्हीट रिवॉल्यूशन स्वीट हनी के लिए, ओके? हाँ, गोल्डन फ्रूट क्रॉप जो है गोल्डन और स्वीट जो है वो हनी के लिए एग्जैक्टली बीइंग कृषक यू आर डूइंग वेल ओके देन नेक्स्ट होता है बायोफ्यूल का ब्लैक रिवॉल्यूशन ओके उसको हम क्या है बायोफ्यूल और जट्रोफा रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं रेनबो रिवॉल्यूशन जो कि रेनबो रिवॉल्यूशन वो था ऑल सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर ओके अ, येलो रिवॉल्यूशन तो हमने देखा जो कि ऑयल सीड से रिलेटेड था। रेड रिवॉल्यूशन वो मीट से रिलेटेड था, ओके? ऐसे हमने बहुत सारे क्या देखे थे कल रिवॉल्यूशंस जो है देखे थे। इम्पोर्टेंट डेज़ इन एग्रीकल्चर में जैसे कि कंज्यूमर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर डे और 26th ऑफ नवंबर वर्गीस कुरियन जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है हम नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं, ओके? देन इंटरनेशनल ईयर डिस्कस किए थे 2004 से कब से 2004 से 2004 कौन सा इंटरनेशनल ईयर है 2008 कौन सा इंटरनेशनल ईयर है और 2016 कौन सा इंटरनेशनल ईयर है इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था ओके देन नेक्स्ट आता है स्कीम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ओके वेरियस स्कीम थे हमने स्टार्ट नेशनल बैम्बू मिशन मिशन से किया था ओके नेशनल बैम्बू मिशन देन हमने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन देखा था ओके अभी जो नेशनल बैम्बू मिशन है हॉर्टिकल्चर मिशन है वो सब आते हैं एमआईडीएच के अम्ब्रेला के अंदर ओके एमआईडीएच का एस्टेब्लिशमेंट कब का था 2014 अगर बात किया जाए नेशनल बैम्बू मिशन का तो 2006 का ओके नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 का माइक्रो इरिगेशन भी देखा था 2010 का ओके ऐसे स्कीम्स जो थे वो रिलेटेड थे और हाँ सॉरी ये मिशन थे और स्कीम कौन से थे जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना हो गई पीएमएफबीवाई ओके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई सम्मान निधि ऐसे और हाँ इसमें हम देखे थे किसान क्रेडिट कार्ड, किसान कॉल सेंटर ओके, ये सब हमने कल डिस्कस किया है। गॉट इट? हम आगे जा सकते हैं? इफ इट इज़ यस एक बार थम्स अप कर दीजिए या क्लियर कर दीजिए क्लियर करके दीजिए। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ओके। अभी आता है कि लैटिन वर्ड्स इन एग्रीकल्चर आज का जो टॉपिक है इसमें हम क्या देखेंगे कि कौन सा वर्ड जो है वो कौन से लैंग्वेज से डिराइव किया गया है तो देखो ये इम्पोर्टेंट है आप अभी देखोगे कि क्या पढ़ा रहे लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जो एग्रीकल्चर वर्ड है देन एक्सटेंशन वर्ड है सॉइल जो वर्ड है मार्केट ओके और उसमें आता है एक सोसाइटी ओके कम्युनिकेशन ये जो है वो एग्जाम में पूछा गया है ओके आप अपने बुक पे या
कहीं पे भी आप लिख सकते हो, ये जो चीज़ें हैं वो क्या है एग्ज़ाम में पूछी गई है। जैसे कि एग्रीकल्चर, ये देखो हम स्टार्टिंग में लैटिन वर्ड जो है वो इकट्ठा किए हैं। जैसे हमारी बुक में देखो एक लैटिन है, एक ग्रीक है, एक लैटिन है, एक ग्रीक है। इसमें हम क्या होते हैं कन्फ्यूज़ होते हैं, इसीलिए जो लैटिन वर्ड है वो सेपरेट आउट किए गए हैं, जो हमारे ग्रीक वर्ड है वो सेपरेट आउट किए हैं। देन अरेबिक वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, संस्कृत वर्ड है, रोमन वर्ड है, हमने क्या किए हैं अलग से किए हैं, ताकि क्या हो सके एग्ज़ैक्टली हमें समझ सके सब चीज़ें, ओके? और ये पीपीटी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ओके? देखो अभी लैटिन वर्ड एग्रीकल्चर, जो लैटिन रूट है देखो एजीआर, एजीआर मीन्स सॉइल और कल्चर मीन कल्टीवेशन। देखो जो लास्ट में कल्चर आता है, ओके? लास्ट में जैसे कल्चर आता है वो हर एक वर्ड क्या है लैटिन वर्ड है, ओके? वो हर एक वर्ड क्या है लैटिन वर्ड है, इसे आपको अलग से ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा, ओके? लेकिन कम्युनिकेशन जैसा वर्ड है, फंगिसाइड जैसा वर्ड है, वो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ओके? जैसे एग्रीकल्चर, कल्चर मीन्स क्या हो गया कल्टीवेशन। तो अभी ए एजीआर एग्रीकल्चर का जो स्टार्टिंग का वर्ड है एजीआर, ओके? उसका जो बाइफरकेशन हुआ है वो 2 लैटिन वर्ड से हुआ है, जैसे कि एजीआर, कल्चरा। एजीआर मीन्स सॉइल, मीन्स क्या हो गया कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। सेम हॉर्टस हॉर्टिकल्चर के बारे में कि हॉर्टस मीन्स क्या होता है गार्डन, तो क्या गार्डन कल्टीवेशन और ग्रोइंग ऑफ प्लांट। ओलेरीकल्चर मीन्स वेजिटेबल, देखो ओलेरी, ओलेरी का जो ये है वो भी वो आप सिर्फ ध्यान में रखो। फ्लोरिकल्चर नाम से ही पता चलता है कि कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, ओके? क्या है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। हॉर्टस गार्डन, देखो जो मुझे ऐसा लगता है डोंबिवली मुंबई उसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि हॉर्टिकल्चर कौन-सा वर्ड है, ओके? ओलेरीकल्चर जो है ओलेरीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर जो है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप। हाँ, एक्सटेंशन जो है इम्पोर्टेंट है। एक्स मीन्स क्या होता है आउट और टेंशियो मीन्स स्ट्रेचिंग आउट। तो एक्सटेंशन क्या करता है स्ट्रेच ही करता है। कैसे स्ट्रेच करता है? जो इनोवेशन जो साइंटिस्ट का इनोवेशन है, उसको स्ट्रेच आउट करके केवी तक केवी के तक पहुँचाना। केवी के क्या करता है, उसको स्ट्रेच आउट करता है फार्मर तक, ओके? जैसे उसको हम क्या बोलते हैं विस्तार शिक्षण। वो क्या होता है? पूरा विस्तार किया जाता है, स्ट्रेचिंग आउट किया जाता है। ऐसे आप ध्यान में रखो कि टेकिंग नॉलेज आउट टू पीपल, ओके? जो साइंटिस्ट इनोवेशन है, जो कि साइंटिस्ट ने वर्क किया है, वो फार्मर तक पहुँचाना, मतलब क्या हर एक पीपल तक पहुँचाना, टेकिंग नॉलेज आउट टू पीपल, ओके? स्ट्रेचिंग आउट, एक्सटेंशन, एक्स आउट एंड टेंशियो स्ट्रेचिंग, ओके? देन आता है सॉइल। सॉइल वर्ड जो है सॉइल वर्ड डिराइव्ड हुआ है सोलम वर्ड से। सोलम मीन्स क्या होता है ग्राउंड और फ्लोर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये क्या है टॉप लेयर जो है अर्थ सरफेस का मीन्स सॉइल होता है, ओके? सोलम हम देखेंगे कि जो सॉइल प्रोफाइल है उसमें जो ए एंड बी है, ओके? ए एंड बी जो है उसको हम पर्टिकुलर सॉइल बोलते हैं, ओके? वो हम सॉइल साइंस में अलग से पढ़ेंगे। देन आता है मार्केट। मार्केट वर्ड जो है वो डिराइव्ड हुआ है मार्केटस। मार्केटस मीन्स व्हाट? अ प्लेस ऑफ ट्रेड और मर्चेंडाइज। प्लेस ऑफ ट्रेड और मर्चेंडाइज। देन आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स क्या कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ओके? क्या होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट। क्रेडो मीन्स आई ट्रस्ट यू। ट्रस्ट और बिलीफ गिवन जो हम लोन देते हैं उसपे हम क्या करते हैं बिलीफ, ये फेथ रखते हैं, ओके? ट्रस्ट और बिलीफ। फिर आता है लेग्यूम। लेग्यूम जो है वो पॉड बियरिंग प्लांट है। पल्सेस जो कि प्रोटीन रिच एडिबल ग्रेन है। सोसाइटी, हाँ, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है सोसाइटी। सोशियस वर्ड से आता है कॉमरेड या फ्रेंडली। कम्युनिटी जो है कम्युनिटी को एक जो कम्युनिटी की वो ग्रुप ऑफ पीपल है, इसके लिए हम वर्ड कौन-सा देते हैं सोसाइटी। ओके, देन आता है सेल। सेलिया मीन्स स्मॉल ग्रुप ऑफ यूनिट और इसमें इसको हम क्या बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन विवो एंड इन विट्रो मीन्स क्या? विवो मीन्स विद इन अ लिविंग एंड विट्रो मीन्स विद इन अ ग्लास, ओके? इन विवो विद इन अ लिविंग मीन्स लिविंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने देखा है कि जो बीटी बैक्टीरिया है,
ओके, क्या बीटी बैक्टीरिया वो क्या करता है, जो हमारा बोलवर्म है, क्या है बोलवर्म है, वो उस पे जाके अटैक करता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इन विवो। और इन विट्रो मीन्स जैसे कि ग्लास कंटेनर है, मोस्ट ऑफ दी जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, ओके, उसका स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको पेट्री प्लेट में क्या करता है, ग्रो करते हैं। ओके, आई बात समझ में इन विवो एंड इन विट्रो की। देन नेक्स्ट आता है फंगीसाइड। फंगिस में फंगस तो हम सबको पता है फंगी। और जो ध्यान में रखना है वो क्या है, जो साइड जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है काइडो। काइडो मीन्स टू किल, मीन्स ऐसा केमिकल जो कि फंगी को किल करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, फंगीसाइड। तो देखो फंगीसाइड लैटिन वर्ड है, तो ऑब्वियस बात है इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड क्या हो गए होंगे, लैटिन वर्ड होंगे। ओके, देन इंपॉर्टेंट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिस मीन्स कॉमन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ आईडी और आइडियाज। ओके, तो हम उसको क्या बोलता है, कम्युनिकेशन करना बोलते हैं, जो कि हमारा आइडियाज है, व्यूज है। ओके, एक हमारे जो फीलिंग्स है वो क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जो वर्ड है वो किससे कौन से लैंग्वेज से डिराइव्ड है, लैटिन लैंग्वेज से, कम्युनिस। कम्युनिस मीन्स क्या, कॉमन। ओके, देन आता है कंपोजिट। कंपोजिट जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है कॉम्पोनेरे, मीन्स पुट टुगेदर। ओके, मीन्स पुट टुगेदर। फर्टिलाइजर, फर्टिलिस मीन्स क्या है, जो substance that makes soil productive. ओके, substance which makes soil productive. ओके, आई बात ध्यान में। इफ इट इज ऑल क्लियर से ऑल क्लियर, हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, वन सेकेंड। बहुत सारे बच्चे जो है वो बोल रहे हैं कि हम हमें ज्वाइन नहीं होके आ रहा है। ठीक है, if it is pretty clear, then we will go to the next slide, that is Greek word. ग्रीक वर्ड इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड साइंस। देखो इसमें क्या था, एग्रोनॉमी। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी इस पे ही अड़े होते हैं। ओके, एग्रोनॉमी, कि एग्रोनॉमी कौन सा वर्ड है और एग्रीकल्चर कौन सा वर्ड है। हमने बता दिया कि अभी जो कल्चर आएगा वो ईच एंड एवरी वर्ड क्या होता है, लैटिन वर्ड होता है। ओके, और एग्रोनॉमी क्या है, ग्रीक वर्ड है। एग्रोनॉमी क्या है, ग्रीक वर्ड है। और हाँ, ग्रीक वर्ड के बारे में और एक खास बात है कि जो वर्ड में लॉजी आता है, क्या आता है, लॉजी आता है लास्ट में, वो हर एक वर्ड क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है। ओके, क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है। अभी एग्रोनॉमी, ओके, एग्रोनॉमी जो है उसका कोई रूट नहीं है कि हम मतलब कैसे जान सकते हैं। जैसे हमने देखा कि लॉजी जो है, लॉजी वर्ड जो है, लॉजी वर्ड से हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है, लॉजी वर्ड जो है इससे पता चलता है हमें कि इट्स अ ग्रीक वर्ड। ओके, एग्रोनॉमी उससे पता नहीं चलता, लेकिन हमने ध्यान में ही रखना है कि एग्रीकल्चर लैटिन है, एग्रोनॉमी क्या हुआ है, ग्रीक वर्ड है। ओके, एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड। देन आता है पोमोलॉजी। लॉजी जो है उसमें उससे पता चलेगा कि ग्रीक वर्ड है, लेकिन जो लैटिन पोमम है, पोमम मीन्स क्या होता है, फ्रूट। मीन्स फ्रूट का स्टडी हम किस में करें, पोमोलॉजी। देखो, ओलेरिकल्चर मीन्स जो वेजिटेबल का स्टडी है वो लैटिन वर्ड है, और जो फ्रूट का स्टडी है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है। ओके, देन आता है बायोडायनामिक्स। क्या आता है, बायोडायनामिक्स। बायो मीन्स लाइफ एंड डायनामिक्स मीन
energy. Okay, life energy in dynamic interaction which is called as biodynamics. Okay, then आता है nematode. Nematode means क्या होता है कि nema means एक small thread और toid means form. जैसे कि थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म और थ्रेड फॉर्म में एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, निमैटोड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, निमैटोड. देन पेडोलॉजी. पेडोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ सॉइल. ओके, पेडोन मीन्स क्या होता है, सॉइल. ओके, पेडोन मीन्स क्या होता है, सॉइल. और हम उसे अर्थ कंसिडर करते हैं, उसको क्या करते हैं, अर्थ कंसिडर करते हैं. जब हम सॉइल साइंस पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे सॉइल के वर्ड, जियोलॉजिस्ट सॉइल को क्या बोलता है, जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट है वो सॉइल को क्या बोलते हैं, उससे क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है. अभी आप पेडोलॉजी मीन्स क्या होता है, सॉइल का स्टडी होता है, इतना ही ध्यान में रखे तो भी चलेगा. उसमें क्या होता है कि जो पेडॉन है मतलब पेडोलॉजी है, यहाँ पे उसका हम जेनेटिक्स, ओके, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका स्टडी करते हैं. और जो इडेफोलॉजी है, इडेफोलॉजी में भी हम सॉइल का स्टडी करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, जो कि इन्फ्लुएंस्ड होता है, जो कि बेस्ड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से. जैसे कि इडियोफोलॉजी मीन्स सॉइल इन्फ्लुएंस एंड लॉगस मीन्स क्या होता है, स्टडी. लॉजी आया मीन्स हमें पता चला कि ओ क्या है, किसका है, ग्रीक रूट से है. ओके, कुछ तो भी स्टडी है. ओके, तो इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी जो कि इन्फ्लुएंस करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड पेडोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ सेल, कौन सा, जेनेसिस. जेनेसिस जेनेटिक स्टडी. ओके, क्या होता है, जेनेटिक स्टडी. देन आता है एंजाइम. एंजाइम मीन्स इन, एंजाइम मीन्स फर्मेंट और लिविंग. जो सब्सटेंस क्या करता है, विच कॉजेस केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम. एंजाइम का काम ही क्या है, हमारे जो पूरा बॉडी है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी हो, उसमें एंजाइम क्या वर्क करता है, केमिकल रिएक्शन जो है. ओके, केमिकल रिएक्शन एज अ कैटालिस्ट वर्क करता है. ओके, कहाँ कहाँ क्या करता है, एज अ कैटालिस्ट करके वर्क करता है. इफ इट इज एंजाइम इज absent, ओके, एंजाइम absent होगा तो पूरी प्रोसेस ही क्या होती है, कोलैप्स हो जाती है. ओके, क्या होती है, कोलैप्स हो जाती है. इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे डिफिशियंसी आते हैं, डिफिशियंसी और बहुत सारे जो डिसीजेस है, ओके, डिसीजेस जो है वो हमें पाए जाते हैं क्योंकि एंजाइम का इम्बैलेंस होना नहीं चाहिए. ओके, देन आता है ग्राउंडनट. ग्राउंडनट जो है वो वर्ड है आरएचई. आरएचई मीन्स क्या, ग्राउंडनट और पिकानट और पीनट. ओके, देन प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स ये क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है. ओके, जो कि मोल्डेड प्लेस है. आपने देखा होगा कि प्लास्टिड में पूरा ऐसा मोल्डेड रहता है. ओके, देन आता है इकोलॉजी. देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. और आपने अगर कभी यूपीएससी का पेपर देखा होगा तो इकोलॉजी का टर्मिनोलॉजी वहां पे भी पूछा गया था. जैसे कि इकोलॉजी आपने यूपीएससी का पेपर देखा तो उसमें क्या रहता है कि बहुत सारे ऐसे प्रीलिम्स में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए हुए रहते हैं. और उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी था कि इकोलॉजी जो वर्ड है किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है. हालांकि ये एनवायरमेंट में पूछा गया था, यूपीएससी में एनवायरमेंट में पूछा गया था. सेम एमपीएससी महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट एग्जाम रहता है एमपीएससी, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, इकोलॉजी कौन सा वर्ड है, इकोलॉजी कौन सा वर्ड है, तो इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि डिराइव हुआ है ओइकोस एंड लॉगस. लॉगस तो हमें पता है स्टडी. ऑगस ओइकोस मीन्स क्या होता है, हाउस, मीन्स स्टडी ऑफ हाउस. और जो एनवायरमेंट है, जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं उसका स्टडी मीन्स क्या होता है, इकोलॉजी. ओके, देन आता है एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी मीन्स क्या, एंटोमोन्स एंड लॉगस. एंटोमोन्स मीन्स क्या होता है, इंसेक्ट. ओके, क्या होता है, इंसेक्ट. और देखो इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट एक क्या है, लैटिन वर्ड है. क्या है, इंसेक्ट एक लैटिन वर्ड है. अब ध्यान में कैसे रखोगे, जो लैटिन है उसका एंड किससे होता है, आयन से होता है. और इंसेक्ट का स्टार्टिंग कैसे होता है, इंसेक्ट आयन से होता है. इससे आप ध्यान में रख सकते हो, इंसेक्ट क्या है, एक लैटिन वर्ड है. लेकिन एंटोमोलॉजी पूछा जाए तो क्या है, वो ग्रीक वर्ड है. ओके, जहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट. लास्ट ईयर का सीसीआई का आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा 2024 का, तो ये पीवाईक्यू है. ओके, देन नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा भी एक क्या है, ग्रीक वर्ड है. आर्थोस मीन्स सेगमेंटेड एंड पोडोस मीन्स लेग्स. तो जो आर्थ्रोपोडा है
ओके, पूरा जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें क्या पाए जाते हैं, जो लेग्स है वो सेगमेंटेड लेग्स है। जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके लेग क्या होते हैं, सेगमेंटेड लेग्स होते हैं। जैसे कि आर्थ्रोपोडा में कौन आता है, इंसेक्ट आता है, और जो क्रैब, लॉबस्टर्स है, और मिलीपेड, ओके, मिलीपेड, देन टिक, माइट, स्कॉर्पियन, आपने देखा होगा कि उसमें क्या है, पूरे सेगमेंटेड लेग प्रेजेंट है। ओके, देन आता है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, प्लांट डिसीज का स्टडी करते हैं। देन मेट्रोलॉजी में वेदर एंड एटमॉस्फेयर का स्टडी करते हैं। क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो, क्लीमा, जो कि डिराइव हुआ है क्लीमा से। क्लीमा मीन्स क्या होता है, वेदर कंडीशन। ओके, लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड एज क्लाइमेट। ओके, तो देखो जो क्वेश्चन आता है क्लाइमेट से कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। तो वेदर क्या है, वेदर इट्स लाइक और मूड, ओके, जो कि हर बार चेंज होता है। क्या होता है, जो कि हर बार मतलब रीजन टू रीजन और विद इन 1 एंड 2 डेज ये क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन क्लाइमेट जो है ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। आप सिर्फ ऐसा ध्यान में रखो कि क्लाइमेट मीन्स समेशन ऑफ वेदर। क्या है, समेशन ऑफ वेदर। तो आपको एक पता इसमें क्या इससे क्या होता है कि समेशन ऑफ वेदर म्हणजे वेदर को इकट्ठा करके क्लाइमेट एक ब्रॉड टर्म है। ये क्या है, ब्रॉड टर्म है, लॉन्ग टर्म है। ओके, ये बात ध्यान में। नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मीन्स, सोशियो मीन्स क्या होता है, लॉग, अ, इसमें स्पीच और डिस्कोर्स, जहाँ पे सोसाइटी का, ह्यूमन रिलेशन का स्टडी होता है। सोसाइटी कौन सा वर्ड है, सोसाइटी लैटिन वर्ड है, एंड सोशियोलॉजी ग्रीक वर्ड है। ओके, इकोनॉमिक्स ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड। मीन्स क्या, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, जहाँ पे जो रिसोर्सेस है, हाउस होल्ड है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। एंड साइकोलॉजी, जो कि हमारा बिहेवियर एंड माइंड का स्टडी होता है। ओके, इफ इट इज क्लियर, मुझे एक बार आप मैसेज कमेंट में बता सकते हो कि यस मैम क्लियर। वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर है? ओके, देन नेक्स्ट आता है अरेबिक वर्ड, फ्रेंच वर्ड, संस्कृत एंड रोमन वर्ड, और इसमें एक और ऐड कर दो अब, एंग्लो सैक्सन वर्ड। कौन सा वर्ड, एंग्लो सैक्सन। देखो अरेबिक वर्ड कौन सा है, मानसून। ओके, मानसून क्या है, एक अरेबिक वर्ड है, मौसियम रूट से लिया गया है, चेंज इन सीजन। जो सीजनल रिवर, जो वाइड रिवर्स होता है, इससे क्या होता है, सीजनल चेंज होता है, सीजन में चेंज आता है। जैसे कि देखो, अ, उसमें क्या आता है, चेंज आता है, उसको क्या बोलते हैं हम, मानसून। ओके, खरीफ, रबी एंड जेड क्रॉप, ये जो ये क्या है, सीजनल क्रॉप टर्मिनोलॉजी है। वो कहाँ से डिराइव हुए, अरेबिक लैंग्वेज से। ओके, रबी सीजन मीन्स जनरली विंटर सीजन। ओके, विंटर सीजन में जो क्रॉप ग्रो किए जाते हैं उसको हम रबी क्रॉप बोलते हैं। जो खरीफ क्रॉप, जो कि मानसून सीजन में लिए जाते हैं, उसको हम खरीफ क्रॉप, और जेड क्रॉप इन बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन मीन्स समर सीजन। समर सीजन में जो क्रॉप लिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम जेड क्रॉप बोलते हैं। इसमें जेड इंपॉर्टेंट है। ओके, देन आता है फ्रेंच वर्ड, उसमें ट्रक गार्डनिंग, वल्गराइजेशन, एंटरप्रेन्योर एंड मैन्योर। ओके, और क्या आता है, मैन्योर। इसमें जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, 2020 में, 2020 में एमसीआर पीजीसीईटी में पूछा गया था। ओके, और फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। एंटरप्रेन्योर मींस टू अंडरटेक, पर्सन हु अंडरटेक एंड मैनेजेस द एंटरप्राइजेस। ओके, जो कि खुद का बिजनेस संभाल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। लेकिन वो कौन से लैंग्वेज से लिया गया है वो इम्पोर्टेंट है। वो कौन सी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज, इंटरप्रेन्योर। ओके, देन आता है संस्कृत वर्ड, शुगर केन एंड कॉटन। शुगर केन को क्या बोलते थे, उसको सकरा बोलते थे। ओके, और जो कॉटन है उसको कपास बोलते हैं। ओके, देन रोमन वर्ड कौन सा है, सीरियल्स। सीरियल्स मीन्स ग्रेन, जो ग्रेन है वो बिलोंग टू ग्रास फैमिली।
which belong to grass family, just like wheat, rice, maize, sorghum, barley, बाजरी को क्या आते हैं, सब ग्रामीणी फैमिली के सीरियल्स। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम, सीरियल्स। सीरियल्स और पल्सेस जो है वो क्या है, लैटिन वर्ड है। और एक वर्ड है एंग्लो सैक्सोन वर्ड, सैक्सोन वर्ड जो कि है टिलेज। कौन सा है, टिलेज। टिलेज मीन्स क्या होता है, टू प्लो दी सॉइल। क्या होता है, टू प्लो दी सॉइल। क्लोदी सॉरी। ओके, नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है एग्रीकल्चर में, ये तो देखा ही हमने कि एग्रीकल्चर का ओरिजिन टू लैटिन वर्ड से हुआ है। मींस क्या, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। ओके, देन नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इको फार्मिंग, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, और फर्मा कल्चर। क्या बोलते हैं, फर्मा कल्चर। ओके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है कि मेक यूज ऑफ लो कॉस्ट इंक्लूड लोअर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अभी देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नाम में क्या है, हमें क्या करना है, सस्टेन करना है। क्या करना है, सस्टेन करना है। इसीलिए लो कॉस्ट इनपुट जैसे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करके, और केमिकल फर्टिलाइजर बहुत कम अमाउंट में, लोअर अमाउंट में यूज करके जो कल्टीवेशन किया जाएगा, कि जो सॉइल का कल्टीवेशन किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलेंगे, उसको हम इको फार्मिंग बोलेंगे, इकोलॉजिकल फार्मिंग बोलेंगे, और उसमें फर्माकल्चर। ओके, क्या बोलेंगे, फर्माकल्चर। इसीलिए तो मेंटेन दी सॉइल फर्टिलिटी एंड इकोलॉजिकल हार्मोनी, ये किसने बोला है, एफएओ 1989। सॉरी, एफएओ मीन्स क्या, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो किसके किसके लिए बना है, और उसका मेन उद्देश्य क्या है, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो जो सॉइल के नेचुरल प्रॉपर्टीज है वो क्या होते हैं, डिटेरियोरेट होते हैं, और इससे बहुत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारा माइक्रोफोना है, वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, डेड होता है। इसकी वजह से हमारा सॉइल जो है वो डिग्रेड होता है, और वो पूरा मतलब उसका जो फर्टिलिटी है, जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है वो क्या होता है, लोअर होता है। ओके, वो क्या होता है, डिग्रेड होता है, लोअर होता है। इसीलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये कांसेप्ट जो है वो एफएओ ने दिया है, कब, 1989 में। देखो इसको इकोलॉजिकल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड पर्माकल्चर बोलते हैं। ओके, देन आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, देखो लैंड रोटेशन और जूमिंग। ओके, लैंड रोटेशन, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा। तो देखो जनरली क्या होता है, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, और जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है उन्होंने बहुत बार अपने पापा से ये कहते हुए देखा होगा कि देखो हमने इस बार सोयाबीन ग्रो किया था, अभी हम क्या करते हैं, sorghum ग्रो करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, sorghum ग्रो करते हैं। बहुत हो गया सोयाबीन सोयाबीन, अब हम sorghum ग्रो करते हैं। उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि नहीं, अभी सॉइल फर्टिलिटी क्या हो गई, थोड़ी सी डिग्रेड हो गई। ओके, सॉइल फर्टिलिटी डिग्रेड हो गई। अभी हमें क्या करना है, जो आएगा सीजन उसमें हमें चिकपी ग्रो करना है। क्या ग्रो करना है, चिकपी ग्रो करना है। मतलब यहाँ क्या हुआ, क्रॉप रोटेट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉप रोटेट हुआ। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन भी बोलते हैं, कि एक कैलेंडर ईयर में क्या हो गया है, सॉरी, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं कि कैलेंडर ईयर में, जैसे कि हमने क्या किया, अभी sorghum ग्रो किया। sorghum कब ग्रो किया, खरीफ सीजन में। कब ग्रो किया, खरीफ सीजन में। फॉलोड बाय हमने चिकपी ग्रो किया, कब, रबी सीजन में। ओके, तो इसमें क्या हुआ, एक कैलेंडर ईयर में हमने दो क्रॉप रोटेट किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉप रोटेशन। ओके, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉप रोटेशन। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यहाँ क्या होता है, लैंड रोटेट होता है, यहाँ पे क्रॉप रोटेट नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, एक फॉरेस्ट एरिया सिलेक्ट करते हैं। जनरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज्यादा होता है। कौन से, नॉर्थ ईस्टर्न, जैसे कि मेघालय, मणिपुर, आसाम।
जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। तो फॉरेस्ट एरिया सिलेक्ट करते हैं, उसमें जो पूरा वेजिटेशन है, वो क्या करते हैं, कट करते हैं, बर्न करते हैं। क्या करते हैं, कट करते हैं, बर्न करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं। जनरली यहाँ पे व्हीट जो है, व्हीट ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं, ओके? व्हीट, राइस सोरगम वगैरह जो है ग्रो करते हैं। अभी क्या हो गया कि 2-3 ईयर कभी-कभार 8 टू 10 ईयर ये लोग क्या करते हैं, सेम क्रॉप ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, सेम क्रॉप ग्रो करते हैं और अभी उनको पता चला कि ये जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं रह गई, ओके? उपजाऊ नहीं, वो क्या हो गई, डिग्रेड हो गई। वो डिग्रेड हो गई तो अ फिर क्या करते हैं उसको साइड में रख देते हैं, फिर एक दूसरा फॉरेस्ट एरिया सिलेक्ट करते हैं। जो लैंड है सेवरल ईयर तक उसको क्या कहते हैं जैसे के वैसे रख देते हैं, वहाँ पे कोई भी कुछ भी मतलब क्रॉप जो है वो नहीं ग्रो करते। जैसे कि यहाँ पे देखो अभी ये जो एरिया है ये जो एरिया है वो फॉरेस्ट का एरिया दिख रहा है। उन लोगों ने क्या किया वेजिटेशन पूरा कट किया, फॉरेस्ट एरिया कल्टीवेशन में लाया, ये जो एरिया है ये कल्टीवेशन में लाया और यहाँ पे देखो कल्टीवेशन कर रहे हैं। लेकिन इस उसमें 8 टू 10 या 3 टू 4 ईयर हो गए कि उसको अलग से रख देते हैं और दूसरा फॉरेस्ट एरिया ढूँढने चले जाते हैं। तो दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड एज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और लैंड रोटेशन और ज़ूमिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है? लैंड रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है? लैंड रोटेट हो रहा है। उसमें उससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज लॉस्ट ड्यू टू रिपीटेड कल्टीवेशन के सेम क्रॉप जनरली राइस जो है वो लेते हैं ऑन द सेम फॉरेस्ट लैंड ओके तो क्रॉप शिफ्ट करते हैं और अदर लैंड बर्न करते हैं इसको क्या बोलते हैं हम झूमिंग इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन बहुत होता है इससे क्या होता है सॉइल इरोजन बहुत होता है जनरली झारखंड मध्य प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वो जो है फॉलोड आउट किया जाता है ओके क्या कहते हैं फॉलोड आउट किया जाता है अभी आपको इसमें कोई दिक्कत इफ इट इज प्रीटी क्लियर देन मैसेज मी यस मैम इट इज क्लियर ओके और आपने थम्स अप भी किया तो भी चलेगा हम क्या करते हैं नेक्स्ट इस पे जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्स फार्मिंग प्रिसीशन फार्मिंग ओके आपका रिस्पॉन्स है यस हमें समझ में आ गया देन आता है रिस्पॉन्स फार्मिंग जो है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था स्टेवर्ट ने दिया था कब दिया था 1988 को देखो 1988 में एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा प्लानिंग कमीशन में हमें जो 15 क्या है हमारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन है इंडिया के एग्रोक्लाइमेटिक जोन है इंडिया के वो भी दिए थे एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है कितने हैं पूरे इंडिया के 15 है टोटल कितने हैं 15 है वो 15 भी हमें 1988 में ही दिए थे किसने दिए थे प्लानिंग कमीशन में ओके तो ये जो है इस रिस्पांस फार्मिंग किसने दिया था स्टेवर्ट ने दिया था 1988 में जो कि बेस्ड है एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा जो भी वेदर रेनफॉल प्रेडिक्शन होगा या टेम्परेचर रेंज होगी ओके टेम्परेचर रेंज होगी इस पे जो है उसने वो रिस्पांस फार्मिंग जो है कॉन्सेप्ट दिया है अभी रिस्पांस फार्मिंग क्या है कि refers to the prediction of monsoon season rainfall using pre-monsoon weather data then managing crop accordingly जो को देखो रिस्पांस फार्मिंग अभी देखो हम रिस्पांस काय को कर रहे हैं रिस्पांस काय का चेक कर रहे हैं हम रिस्पांस चेक कर रहे हैं प्री मानसून का ओके प्री मानसून का रिस्पांस चेक करके उस तरह के क्रॉप ग्रो करना ओके उस तरह का मैनेजमेंट करना उस तरह का कल्टीवेशन करना उसको क्या बोलते हैं रिस्पांस फार्मिंग जैसे कि देखो इस ईयर में सभी जो वेदर रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स है इन लोगों ने फार्मर को क्या बोला था कि एल नीनो आने वाला है एल नीनो आने वाला है तो जो स्ट्रेस क्रॉप वैरायटीज है वो आप ग्रो करो तो वो किसके बेसिस पे दिया था जो प्री मानसून के बेसिस पे दिया था जो प्री मानसून वेदर था
उसके बेसिस पे उन्होंने वो चीज़ कंक्लूड की थी कि मॉनसून सीज़न ऐसा-ऐसा रहेगा। ओके, एल नीनो का कंडीशन रह सकता है। तो आप जो स्ट्रेस टॉलरेट करते हैं, ओके, स्ट्रेस को टॉलरेट करते हैं, वो वैरायटी ग्रो कर दीजिए। उसको स्टेवार्ट ने क्या नाम दिया था कि रिस्पॉन्स फार्मिंग। फार्मिंग करना है लेकिन किसका रिस्पॉन्स देख के? जो कि हमारा रेनफॉल है उसका रिस्पॉन्स देख के हमें फार्मिंग करना है। ओके? फिर नेक्स्ट आता है प्रिसिशन फार्मिंग और साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, जो कि प्रिसिशन फार्मिंग के फादर कौन है? प्रोफेसर पीसी रॉबर्ट। कौन है? पीसी रॉबर्ट। ओके? अ, इसमें क्या होता है कि जो फार्म मैनेजमेंट अप्रोच है यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डाटा एनालिसिस टू ऑप्टिमाइजिंग क्रॉप एंड सॉइल कंडीशन। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीपीएस मैपिंग, जीआईएस का यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। ओके, किसके लिए? जो कि सॉइल कंडीशन है, ओके, सॉइल कंडीशन कैसी है, ओके, क्रॉप का कंडीशन कैसा है। इसमें हम जो ड्रोन यूज़ करते हैं किसके लिए? जो हमारा पेस्टिसाइड्स है, उसको स्प्रे करने के लिए, ओके। हम क्या कर रहे हैं? फार्म मैनेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बहुत से जो हमारे गैजेट्स है, ओके, वो यूज़ करके और उसका क्या कर रहे हैं? जो भी डेटा मिलेगा, जब देखो अभी रिमोट सेंसिंग है, ओके, रिमोट सेंसिंग अप्रोच से हम क्या करते हैं? जीआईएस, जीपीएस की मदद से सॉइल का कंडीशन चेक करते हैं, ओके, विदाउट टच, ओके, सॉइल को टच भी ना करे, हम ऊपर से ही एरियल क्या करते हैं? मॉनिटरिंग करते हैं कि यहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ का सॉइल कैसा है। तो उसका क्या करते हैं? एक डेटा एनालिसिस करते हैं टू ऑप्टिमाइज क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल कंडीशन। तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, टारगेट स्पेसिफिक फार्मिंग। ओके, उसको क्या बोलेंगे? साइट स्पेसिफिक और टारगेट स्पेसिफिक फार्मिंग। ओके, देन आता है आइडियोटाइप, मॉडल प्लांट। ये क्या आता है? मॉडल प्लांट, जो कि कॉन्सेप्ट किसने दिया है? डोनाल्ड ने दिया है 1968 में। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ओके, अभी देखो, आइडियोटाइप मीन्स क्या? मॉडल प्लांट। इट कैन बी डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल मॉडल एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बिहेव प्रेडिक्टिवली विद इन डिफाइंड एनवायरमेंट। मीन्स उनका क्या बोलना है कि जो डिफाइंड एनवायरनमेंट है, जो कि डिफाइंड एनवायरनमेंट है, उसमें ही आपको क्या हाई लाना है। ओके, स्ट्रॉन्ग स्टेम होना चाहिए, जो कि लॉजिंग रेजिस्टेंस, अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी होनी चाहिए और हार्वेस्ट इंडेक्स भी उसका क्या होना चाहिए? हाईएस्ट होना चाहिए। ओके, पेस्ट डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी होनी चाहिए और हर एक एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए? अडॉप्ट, मतलब एक मॉडल के जैसे एक मॉडल के जैसा। ओके, हम अभी बहुत सारे मॉडल्स जो है वो देखते हैं कि वो कुकिंग में भी एक्सपर्ट रहते हैं, वो दिखने में भी अच्छे रहते हैं। ओके, क्वालिटीज उसमें आता है। सेम प्लांट में वैसी क्वालिटी होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? मॉडल प्लांट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियोटाइप, एक आइडियल कंडीशन उसको बोलेंगे। वो कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कॉन्सेप्ट दिया है डोनाल्ड ने, ओके, 1968 में। देन आता है टेरा फार्मिंग। टेरा फार्मिंग मीन्स क्या? कि जो अदर प्लैनेट्स है, वहाँ पे अर्थ जैसा एनवायरनमेंट डेवलप करके वहाँ पे जो है खेती करना, उसको क्या बोलेंगे? टेरा फार्मिंग। ओके, आई बात ध्यान में? देन नेक्स्ट देखते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ हाइड्रोपोनिक्स में क्या आता है कि सॉइललेस कल्टीवेशन, सॉइल नहीं होगी, सिर्फ वाटर एज़ अ मीडियम हम यूज़ करेंगे और उसपे क्या करेंगे? हमारा जो कल्चर है, जो भी कुछ क्या बोलते हैं इसे? जो भी कुछ क्रॉप है वो ग्रो करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब मीन्स सबको पता होगा। के दिन आता है रिस्पॉन्स कर्व। रिस्पॉन्स कर्व जो है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया है? हॉलिडे ने दिया है 1960 में। जो कि रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन प्लांट पॉपुलेशन एंड यील्ड। ओके, कि प्लांट पॉपुलेशन इतना होगा तो यील्ड कितना होगा। ओके, एक इसमें आता है रिस्पॉन्स कर्व। अपने क्या और हमने एक कंसेप्ट और एक देखा कि रिस्पॉन्स फार्मिंग रिलेटेड है कि जो प्री मानसून का जो प्री मानसून है उससे हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारा मानसून कैसा होगा और
उसके बेसिस पे क्रॉप ग्रो करते हैं, ओके। तो वहाँ रिलेशनशिप हो गया रेनफॉल एंड जो हमारा क्रॉप है उससे। अभी जो रिस्पॉन्स कर्व है वो क्या है, पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन कितना है और यील्ड, उसका रिलेशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहाँ पे, रिस्पॉन्स करना है। कंसेप्ट किसने दिया है, हॉलिडे में। देखो इसमें दो टाइप जनरली हमें दिखाई देते हैं, असिम्प्टोटिक एंड पैराबोलिक, असिम्प्टोटिक एंड पैराबोलिक। तो उसमें क्या होता है कि एंटायर ड्राई मैटर इज इकोनॉमिक प्रोडक्ट। एंटायर ड्राई मैटर मीन्स क्या, कि हमने एक क्रॉप ग्रो किया है और उसका हम जो लीफ है वो भी यूज कर रहे हैं, उसका जो स्टेम है वो भी हम यूज कर रहे हैं। मतलब हर एक पार्ट जो है वो क्या है, इकोनॉमिक प्रोडक्ट है। ये क्या है, इकोनॉमिक प्रोडक्ट है। जैसे कि फॉडर क्रॉप, जैसे कि टोबैको, इसका ईच एंड एवरी पार्ट जो है वो क्या है, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। कि यील्ड इंक्रीजेस विथ प्लांट डेंसिटी। जैसे हम प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज करें तो प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज करे तो क्या होगा, उसका यील्ड भी इंक्रीज होगा। अभी प्लांट डेंसिटी मीन्स क्या, कि मास अपॉन वॉल्यूम जो है हमारा सिंपल बेसिक कंसेप्ट है। मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, हमारा डेंसिटी होता है। वॉल्यूम मीन्स क्या, अगर प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो उसका मास भी, हाँ, सीधी सादी बात है। अगर एक देखो फील्ड है, फील्ड में हमने क्या किया था, क्या किया है, एक वाइड जो है, वाइड टोबैको प्लांट ग्रो किया, तो उसमें क्या होगा, जो मास है, जो हमें एक्सपेक्टेड ड्राई मैटर मिलना है वो कम मिलेगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है। ओके, क्या ये क्या हो गया, प्लांट डेंसिटी, ओके, प्लांट पॉपुलेशन। और ये जो है एक नैरो ग्रो किया है, तो उसमें हमें ड्राई मैटर उसका मास क्या मिलेगा, हायर मिलेगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। ये हो गया प्लांट डेंसिटी का, ओके। एग्जाम्पल कौन सा ध्यान में रखना है, फॉडर क्रॉप एंड टोबैको। जैसे प्लांट डेंसिटी इंक्रीज होगा, यील्ड इंक्रीज होगा। दूसरा है पैराबोलिक रिस्पॉन्स, एट अ सर्टेन लेवल इंक्रीजिंग प्लांट डेंसिटी डिक्रीजेस द यील्ड। जैसे कि सीरियल्स है, पल्सेस है, जो कि हम ग्रेन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कॉटन है। देखो वहाँ क्या है, पैराबोलिक रिस्पॉन्स। अगर हम प्लांट डेंसिटी इंक्रीज करें तो क्या होगा, वहां पे क्रॉप कंपटीशन होगा, वहां पे क्या होगा, क्रॉप कंपटीशन होगा। उनको जो है, अभी देखो फॉडर क्रॉप, ये जो टोबैको है डायरेक्ट इरेक्ट ग्रोइंग है, ओके। तो वहां पे क्या होगा कि इसका डाइवर्स इफेक्ट होगा। इफ प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो यील्ड क्या होगा, कम होगा। यील्ड क्या होगा, कम होगा, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ क्रॉप कंपटीशन, ओके। इससे ही रिलेटेड क्या किए हैं, जो इनपुट आउटपुट है, इससे रिलेटेड कर्व दिए है, क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड मिस्टर लेच। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप देख लेना, ओके। देन नेक्स्ट आता है कि जीरो टिलेज टिल फार्मिंग, ओके, टिल प्लांटिंग एंड मिनिमम टिलेज, ओके। तो जीरो टिलेज जो है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जीबी ट्रिपलेट में दिया है। और देखा जाए तो जो टिलेज का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, एक बार आप मुझे मैसेज करके बस बता सकते हैं कि टिलेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। और जीरो टिलेज का तो ग्लूबर भी ट्रिपलेट ने दिया था, जीबी ट्रिपलेट ने दिया था, ऐसे बोलते हैं, जो कि एक यूएसए के साइंटिस्ट थे, ओके। जो टिलेज है, हाँ, जेथरो टूल, एग्जैक्टली करेक्ट है। जो कॉन्सेप्ट है टिलेज का वो किसने दिया था, जेथरो टूल, जेथरो टोल ने दिया था। जो जीरो टिलेज है वो किसने दिया था, जीबी ट्रिपलेट में। अभी जीरो टिलेज क्या है कि यहाँ क्या होता है कि जो प्राइमरी टिलेज है वो पूरा अवॉइड किया जाता है, और सेकेंडरी टिलेज क्या किया जाता है, रेस्ट्रिक्टेड टू सीड प्रिपरेशन इन अ रो जोन। देखो प्राइमरी टिलेज, अभी देखो आपको प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज इतना कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि टिलेज का अलग से चैप्टर है पूरा एग्रोनॉमी में। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है एग्रीकल्चर के वो देख रहे हैं। देखो अभी टिलेज क्या है, टिलेज मींस मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, और हमने देखा कि फ्लोइंग ऑफ सॉइल। जनरल जनरली क्या है, फ्लोइंग ऑफ सॉइल। अगर आप फ्लोइंग करते हो तो उसमें बहुत सारे टाइप पड़ते हैं, ओके, कि अनसीजन टिलेज, ऑफ सीजन टिलेज।
ऑन सीजन टिलेज मतलब क्या कि जो हम समर में फ्लोइंग करते हैं उसको ऑन सीजन बोलते हैं। ओके। तो उसमें आता है प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज में जनरली क्या होता है, हैरोइंग होता है। ओके। बहुत सारे ऐसे जो क्लॉड्स है, जो क्लॉड्स है वो वहां पे हम क्या करते हैं, पूरा सॉइल अल्टर्ड आउट करते हैं, क्लॉड्स वगैरह उसमें आते हैं, हॉरोज यूज करके हॉरोइंग करते हैं। ओके। और सेकेंडरी टिलेज में क्या करते हैं कि जो क्लॉड्स बने हुए हैं उसको क्रश करके उसका क्या बहुत सारे क्या यूज करते हैं यहाँ पे, क्लॉड क्रशर वगैरह, जो कि आफ्टर एक्टिविटी है प्राइमरी टिलेज, उसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी टिलेज। तो यहाँ पे प्राइमरी टिलेज पूरा अवॉइड किया जाता है और सेकेंडरी भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। डायरेक्ट सीड बेड प्रिपरेशन, यहाँ पे देखो जो मल्च है वो वैसे ही गिरा हुआ है, ओके, और क्रॉप ग्रो किया है। जिस कॉन्सेप्ट, ये कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, जीरो टिलेज। जीरो टिलेज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें क्या करते हैं कि 50 to 100% रेसिड्यू जो है, जो एज इट इज रखते हैं सॉइल सरफेस पे। और क्या करते हैं, क्रॉप ग्रो होने के पहले, बिफोर सोइंग, वीड कंट्रोल करते हैं। बिफोर सोइंग क्या करते हैं, वीड कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ हर्बिसाइड। पैराक्वाड, ग्लाइफोसेट जो है, पैराक्वाड और ग्लाइफोसेट ये क्या है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव मीन्स क्या, नॉन सिलेक्टिव ऐसे हर्बिसाइड कि अगर आप यहाँ पे हमारे फील्ड में डाले हो तो उनको ऐसा सिलेक्टिव नॉन ऐसा सिलेक्टिव कि हमें ब्रॉड लीफ वीड ही मारना है, हमें मोनोकॉट वीड ही मारना है, ऐसा कुछ उनको सोचता नहीं। वो क्रॉप हो, नॉन क्रॉप प्लांट हो, सबको क्या कर देते हैं, उनका पर्दाफाश कर देते हैं। उनको बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। उनको क्या बोलते हैं, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। एग्जाम्पल है पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट। ओके। फिर एक पैराक्वाटन ग्लाइफोसेट जो है वो हर्बिसाइड का स्प्रे करने के बाद फिर स्प्रेइंग करते हैं। ओके। और यहाँ क्या किया जाता है, टिल प्लांटिंग अडॉप्ट किया जाता है। अभी टिल प्लांटिंग क्या है कि प्रैक्टिस विद इन अ जीरो टिलेज इन्वॉल्विंग 4 ऑपरेशंस। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि जो क्रॉप रो है वो सिर्फ क्या जाता है, क्लीन किया जाता है। जीरो टिलेज में हमने देखा कि 15 to 100% रेसिड्यू सॉइल सरफेस पे वैसा ही रहता है। तो हम सोइंग कहाँ करेंगे, तो वहां टिल प्लांटिंग अडॉप्ट किया जाता है। अभी टिल प्लांटिंग देखो क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमें जो रो रखनी है, एक प्रॉपर स्पेसिंग रहता है कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखना है और रो टू रो डिस्टेंस कितना रखना है। अगर रो टू रो डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर का रखते हैं, प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर का रखते हैं, तो ये क्या किया जाता है स्टार्टिंग में कि 30 सेंटीमीटर जो रो में डिस्टेंस रख के वो क्रॉप रो क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। वो क्लीन करने के बाद ओपनिंग किया जाता है सीड इंसर्शन के लिए। ओके। फिर जो सीड है वो प्लेस किया जाता है और कवर किया जाता है, और जो सॉइल हमने ओपन किया था, सॉइल हमने जो ओपन किया था सीड सोइंग करने के लिए, वो फिर से क्या किया जाता है, कवर भी किया जाता है, ताकि यहाँ पे कोई इंसेक्ट ना आए और उसको खा लेना। जैसे कि मिलीपेड का अटैक डे बाय डे जो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसको जो है उनको क्या करता है, उसको कवर करते हैं कि जो इंसेक्ट का अटैक है वो उस पे आए ना। ओके। आई बात ध्यान में, जीरो टिलेज एंड टिल प्लांटिंग क्लियर। हाँ, जेथरो टूल फादर ऑफ टिलेज ही है, और जो जीरो टिलेज के फादर है वो ट्रिपलेट है। ओके। जीपी ट्रिपलेट जीरो टिलेज के फादर है। ओके। अनुज जगता, आपको बात समझ में आई। और जीरो टिलेज एंड टिल प्लांटिंग में कोई दिक्कत, इफ इट इज क्लियर देन देन प्लीज गिव थम्स अप। ओके। ओके, इफ इट इज क्लियर। बच्चे बोल रहे हैं यस मैम क्लियर। तो हम नेक्स्ट जाते हैं, मार्स एनवायरमेंट एक्सपेरिमेंट। यहाँ क्या, मार्स लाइक कंडीशन अर्थ पे बना के फिर वो प्लांट मार्स पे ग्रो करना, ये क्या है, मतलब
अगर अर्थ पे कोई दिक्कत आती है तो हम मार्स पे जाएँगे, ऐसा ये जो है एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है, ओके। देन आता है कॉन्सेप्ट मिनिमम टिलेज, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए हमने उस पे ध्यान नहीं दिया। अभी मिनिमम टिलेज क्या कॉन्सेप्ट है? मेथड एम टू रिड्यूसिंग टिलेज टू द मिनिमम नेसेसरी फॉर गुड सीड बेड, रैपिड जर्मिनेशन, सैटिस्फैक्टरी क्रॉप स्टैंड एंड फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन। ये स्टार्ट कब हुआ था? यूएसए में स्टार्ट हुआ था 1974 में, जहां पे ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ टिलेज फ्रॉम स्टीप राइज इन फ्यूल राइस, ओके, टिलेज ऑपरेशन डन ओनली फॉर सीडबेड प्रिपरेशन। यहाँ पे 30 टू 50% क्रॉप रेसिड्यू हम सॉइल सरफेस पे रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्रॉप रेसिड्यू, ओके। जीरो टिलेज में हमने कितना देखा? 50 टू 100%। कितना देखा? 50 टू 100%। और मिनिमम टिलेज में कितना है? 30 टू 50% क्रॉप रेसिड्यू हम सॉइल सरफेस पे रखते हैं। ये क्या करता है? इम्प्रूव सॉइल कंडीशन वाया इन सीटू डिकम्पोजिशन ऑफ क्रॉप प्लांट रेसिड्यू, वीट कंट्रोल हम सेम पैराक्वाट एंड ग्लाइफोसेट से करते हैं, ओके। देखो अभी क्या हुआ था 90 यूएसए में 1974 में ऑयल का जो है ऑयल हाइक्स हुए थे। ऑयल हाइक हुए थे मतलब क्या? जो ऑयल इंडस्ट्रीज थे उसमें प्रॉब्लम आया था, उसकी वजह से क्या हुआ था? फ्यूल प्राइस बहुत ही इंक्रीज हुआ था, स्टीप राइज हुआ था। जैसे कि कंडीशन हमारी 2026 में दिखी थी कि जो पेट्रोल डीजल है वो नहीं मिल रहे थे, एलपीजी सिलेंडर जो है वो नहीं मिल रहे थे ड्यू टू जो कि वॉर चल रहा था। सेम चीज 1974 में, मतलब ऑयल हाइक होने की वजह से क्या हुआ था? फ्यूल का प्राइस इंक्रीज हुआ था, इसीलिए मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट आया। उन लोगों ने क्या किया? जो भी टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, जो भी मैनिपुलेशन होगा सॉइल का, वो सिर्फ सीडबेड प्रिपरेशन के लिए ही होगा, नहीं तो प्लोविंग एंड हारोविंग, ओके, हारोविंग और सॉइल पुल्वेराइजेशन, रोटावेटर ऐसी चीजें नहीं होंगी, सिर्फ सीडबेड प्रिपरेशन होगा। इनको उन्होंने नाम दिया मिनिमम टिलेज, ओके। उनको क्या नाम, उसको क्या नाम दिया? मिनिमम टिलेज। वहां पे 30 to 50% रेसिड्यू क्या होगा? सॉइल सरफेस में ही होगा। तो इन सितु मीन्स इन और सॉइल कंडीशन, इन क्रॉप ग्रो कंडीशन, वहां क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। किसका? जो क्रॉप रेसिड्यू, प्लांट रेसिड्यू एज इट इज रखा है हमारे फील्ड पे, ओके। यहाँ पे भी हर्बिसाइड कौन सा होगा? पैराक्वाट एंड ग्लाइफोसेट, नॉन सिलेक्टिव, सबको मार डालता है, ओके। क्योंकि उसके पास ऐसा भेदभाव नहीं है कोई भी कि ये हमारा है, सिलेक्टिव है, ये हमारा है तो उसको मत मारो, ये ब्रॉड लीफ है, ठीक है जाने दो, उसको मार डालो, ऐसा नहीं होता। कन्वेंशनल टिलेज हम क्या करते हैं? मोल सॉइल डिस्टर्ब करते हैं, यहाँ पे कौन सा भी क्रॉप रेसिड्यू हम यहाँ पे लेफ्ट और नहीं रखते, ओके। उससे क्या होता है? हाई फ्यूल भी यूज होता है, लेबर कॉस्ट इंक्रीज होता है, सॉइल इरोजन भी होता है। मिनिमम टिलेज से क्या होगा? कम सॉइल डिस्टर्बेंस होगा, रेसिड्यू जो है क्रॉप रेसिड्यू वहां पे रिटेन होंगे। उससे क्या होता है कि जो इवेपोरेशन रेट है वो भी कम होता है, वो भी क्या होता है? पॅराक्वाट बॅन झालं. ओके, पॅराक्वाट बॅन झालाय करंट इयर पासून, पण आपण ग्लायफोसेट यूज करू शकतो. आणि क्वेश्चन जो आहे तो क्वेश्चन आपल्याला हा विचारतात की जे जीरो टिलेज है, जो कि हमारा जीरो टिलेज है, उसमें हम कौन-सा जो अभी देखो एंडोसल्फान बैन हुआ है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आप एखादा एग्ज़ाम्पल लिखो, तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मुझे कोई पूछे कि ऑर्गेनोक्लोराइड जो है वो इंसेक्टिसाइड का एक नाम बताओ। मैंने ऐसे ही बोल दिया जो अपना एफसीएच है, ओके, लिंडेन है, वो कितने दिन का बैन हो चुका है, लेकिन एज एन एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है, ओके। अराकाट इट इज बैन फ्रॉम करंट ईयर, ठीक है। आप ग्लाइफोसेट ध्यान में रखो, लेकिन कौन-सा उन्होंने यूज़ किया था। अभी मिनिमम टिलेज स्टार्ट कब हुआ? 1974 में। ओके, तो वहाँ पे कौन-सा यूज़ करते हैं जनरली? पैराक्वाट या ग्लाइफोसेट, और इंडिया में तो ग्लाइफोसेट ही यूज़ करते हैं। मीरा 71 का नाम आपने सुना ही होगा, ओके।
और हमारे टॉपिक पे आते हैं मिनिमम टिलेज, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, क्रॉप रेसिड्यू, लोअर फ्यूअल एंड लेबर कॉस्ट क्या होता है, कम होता है और सॉइल इरोजन एंड ये क्या करता है, सॉइल ये हेल्थ को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। ओके, पॅराकट लाँग प्लांट रेसिड्युअल इफेक्ट दाखवल्यामुळे व्हिच कॉजेस लंग कॅन्सर बॅन केले एक्झाममध्ये विचारणार नाही. जस्ट इन्फॉर्म यस, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे। आपने जो मैसेज किया है वो अप्रिशिएटेड है और इससे पता चलता है कि आप करंट में हो, आप स्टडी कर रहे हो। ओके, कि पैराकॉर्ड जो है लॉन्ग रेसिडुअल इफेक्ट जो है वो दिखाता है, एग्जैक्टली दिखाता भी है। लेकिन हमें अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मिनिमम टिलेज में कौन से, तो हमें ध्यान रखना है। ओके, अभी करंट पूछा है जाए तो हमें ग्लाइफोसेट ही आंसर देना है। ओके, आई बात ध्यान में। देन कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स क्या? ग्लोबल वार्मिंग जस्ट है कि जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कि अर्थ सरफेस वार्म ड्यू टू सन्स हीट और एब्जॉर्ब मोर सोलर रेडिएशन बट रिफ्लेक्ट एज अ सम इंफ्रारेड रेडिएशन। देखो, एक सोलर, जो सोलर एनर्जी है सन से अर्थ पर आती है और क्या होता है कि सम एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होता है। ओके, इंफ्रारेड रेडिएशन, ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है, यूवी रेज जो है वो अपने आप में समाई जाती है और जो इंफ्रारेड रेडिएशन है एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग मीन्स क्या हो रहा है कि हाई टेम्परेचर का इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है और ये ज्यादा से ज्यादा किससे हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट उसकी वजह से। तो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन से है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड 55%। अगर आपको पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे सबसे बड़ा जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलेट कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कितना, 55%। कितना है, 55%। मीथेन जो CH4, ओके, 25%, CFC 11% और N2O 4%। ये आपको 101% ध्यान में ही रखना है। ओके, आई थिंक JRF में इस साल क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था। ओके, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था। बहुत बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि मेजर ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ओके, एक बार आप देख लेना, आपके सीनियर से कंसर्न कर लेना, उस पे एक क्वेश्चन आया है। ग्लोबल वार्मिंग अभी सब सब लोग बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग आज से नहीं, बहुत दिन से हो रहा है, लेकिन अभी जो ग्रीन हाउस गैसेस है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ गई है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंफ्रारेड रेज जो है वो रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। ओके, वो ज्यादा होने की वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है, यल नीनो का इफेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का ही एक रीजन है। ओके, देखो, these gases transmitted radiation reflect back to earth keeping the surface warmer। इससे क्या हो रहा है, अर्थ का सरफेस जो जो कि ठंडा होना चाहिए वो ठंडा हो नहीं रहा है, वो वार्म और वार्मर ऐसा उसका वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में। किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ओके, देन आता है सोर्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। हमने देखा कि CO2 कितना है, 55% कॉज कर रहा है। तो डेवलप कंट्रीज में क्या, जैसे कि इंडिया की जैसी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उसके इमिशन फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑटोमोबाइल्स जो फैक्ट्रीज है वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो जा रहा है ओके, एटमॉस्फेयर में। देन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है, जैसे कि यूएसए डिफॉरेस्टेशन, उससे क्या हो रहा है, CO2 का लेवल राइज हो रहा है, क्योंकि CO2 एक्सेप्टर अगर कोई है दुनिया में तो हाईएस्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है, ट्रीज है। ओके, देन मीथेन जो कि पैडी फील्ड एंड लाइव स्टॉक से आ रहा है और नाइट्रस ऑक्साइड जो कि फर्टिलाइजर की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में एड ऑन हो रहा है। अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या है, ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ गया है,
देखो, अर्थ सरफेस रोज 1.4 फ़ारेनहाइट इन पास्ट सेंचुरी। पास्ट सेंचुरीज मतलब जो 20 सेंचुरी था, वहां पे 1.4 फ़ारेनहाइट इंक्रीज हुआ था। लेकिन अभी 5 डिग्री फ़ारेनहाइट नेक्स्ट सेंचुरी में, 21 सेंचुरी में कितना हुआ? 5 फ़ारेनहाइट। ओके, उसके आपने देखा होगा कि 1.4 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। कितना? 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ओके, तो उससे क्या होगा? ट्रिमेंडस चेंज इन क्लाइमेट में जो पोलर आइस है वो मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, और जो वेस्टर्न रीजन है वहां पे हमें बहुत बड़ा ड्रॉट भी दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप पढ़ लोगे क्या? क्योंकि मैं भी आपको क्या करूंगी कि ऐसा वन लाइन जो है बताऊंगी। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है हम एग्रोनॉमी में देखेंगे। आप पढ़ लोगे? जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ा दिया है। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए, SO2 NO2। ओके, कंटिन्यू करना है। ओके, आप पढ़ लोगे तो यहीं पे हम आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो और यहाँ पे भी पूछ सकते हो। ओके, फिलहाल तो हम यहाँ पे सेशन एंड कर रहे हैं। आप मुझे मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।